नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस होते हैं उन पर मानचित्र के माध्यम से चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो प्लेस है नेपाल। नेपाल में आजकल राजनीतिक कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित हुए हैं जिसके कारण से विश्व स्तर पे नेपाल की चर्चा हो रही है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन सी घटना है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए एक समर ऑफर लेके आया है जिसमें 50 से लेकर 75% का डिस्काउंट आपको प्राप्त हो सकता है। ये जो डिस्काउंट है इसकी जो वैलिड डेट है वो 7 जून तक है और इसमें जो शामिल कोर्स हैं उनमें ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव और जो डीएलपी कोर्सेज हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत बहुत सारे यूपीएससी के जो कोर्स हैं और जो स्टेट पीसीएस के जो संस्कृति के द्वारा संचालित कोर्स हैं उन पर ये डिस्काउंट आपको मिल सकता है। इसके बारे में अगर अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये सूचना थी। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ क्या है? तो नेपाल गवर्नमेंट रिकॉल एम्बेसडर्स फ्रॉम 11 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। ये एक घटनाक्रम घटित हुआ है नेपाल में। नेपाल ने विश्व के अलग अलग 11 देशों से अपने जो राजदूत हैं उनको वापस बुला लिया है और इसके लिए पिछले दिनों वहाँ पर मंत्रिमंडलीय बैठक हुई थी और उसमें आनन फानन में ये निर्णय लिया गया। ये अलग बात है कि वहाँ के विदेश मंत्री और जो अन्य सलाहकार थे उनका इसके पक्ष में मत नहीं था, फिर भी इस तरह का फैसला यहाँ पर लिया गया और ये घटना घटित हुई जिसके कारण से अब विश्व स्तर पे ये चर्चा हो रही है कि आखिर नेपाल ने इस तरह की गतिविधि क्यों की है और इसके पीछे आखिर कारण क्या है। और अगर भारत की बात करें तो भारत के भी जो शंकर शर्मा जो राजदूत थे उनको भी नेपाल ने बुलाया है और इस समय जबकि नेपाल के जो प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड है उनकी संभावित भारत की यात्रा होने वाली है क्योंकि वो भारत के जो अभी हाल ही में निर्वाचित होने वाले जो प्रधानमंत्री हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले हैं, ऐसा संभावित है। और उससे इस प्रकार की अराजनयिक जो गतिविधि जो घटनाक्रम नेपाल के द्वारा घटित हुई है उसकी चर्चा हो रही है और वहाँ के जो अधिकारी हैं या जो विदेश मंत्रालय है वो इस प्रकार की घटना को अराजनयिक कहते हुए इसकी निंदा भी कर रहा है। और इसी कारण से क्या है कि लगातार नेपाल की चर्चा हो रही है। चर्चा में बहुत सारा डिस्कस न करने के बजाय हम इसके मूल रूप से जो भौगोलिक पक्ष हैं उस पर बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में ये देख लें कि कौन कौन से देश हैं जहां से नेपाल ने अपने जो राजदूत हैं उनको वापस बुलाया है। उसमें सबसे पहले अपना देश शामिल है, इसके अलावा अमेरिका शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, कतर शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, दक्षिण कोरिया है, स्पेन है, मलेशिया है, पुर्तगाल है, डेनमार्क है और इजराइल है। तो ये कुल 11 देश हैं जहां से नेपाल ने अपने राजदूतों को वापस बुलाया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नेपाल के भौगोलिक स्थिति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो नेपाल है ये पूरी तरह से क्या है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध का ये एक देश है और इसकी जो अवस्थिति है वो एशिया में है। एशिया में भी आएंगे तो जो साउथ एशिया है, जो दक्षिण एशिया है, वहाँ पर इसकी स्थिति देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से एक स्थलरुद्ध देश है, एक लैंड लॉक्ड देश है। क्यों है? तो इसके दोनों तरफ क्या है कि एशिया की जो 2 महाशक्तियां हैं चीन और भारत, उनकी अवस्थिति आप देख सकते हैं। जैसे आप देखें तो ये नेपाल है और नेपाल 3 तरफ से आप देखिए तो यहाँ पर अगर आएंगे तो इसके पश्चिम, इसके दक्षिण और इसके पूरब में
इंडिया के अलग अलग राज्यों के द्वारा नेपाल घिरा हुआ है। और वहीं नेपाल के अगर उत्तर में आएंगे तो यहाँ पर मूल रूप से जो चीन का स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत है उसका पूरा क्षेत्र पड़ता है। तो इस तरह से क्या है कि भारत और चीन के द्वारा क्या है, ये नेपाल घिरा हुआ एक देश है। और दूसरी बात करें तो ये स्थल रुद्ध है, क्योंकि इसकी सीमाएं क्या है कि इन दोनों देशों की सीमाओं के द्वारा, स्थलीय खंड के द्वारा ये पूरा घिरा हुआ क्षेत्र है। तो ये हमने बात कर ली। और यहाँ पर भी अगर हम देखें कि आखिर भारत के कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं नेपाल से लगती हैं, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर पश्चिम में आएंगे तो आपको उत्तराखंड राज्य देखने को मिलेगा। और यहीं अगर हम दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में भी क्या है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है जो नेपाल से लगता है। दक्षिण में ही बिहार जो राज्य है उसकी सीमा नेपाल से लगती है। इसके अलावा अगर आएंगे तो यहाँ पर पूरब में अगर देखें तो पश्चिम बंगाल और जो सिक्किम राज्य है, इन राज्यों की जो सीमाएं हैं वो नेपाल से लगती हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर कहाँ कहाँ से जो नेपाल है वो अपनी सीमाएं साझा करता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो पूरा यहाँ नेपाल का जो भौगोलिक क्षेत्र है, आखिर इसको हम किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, इसको कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए, पूरा जो नेपाल का ये क्षेत्र है इसको मूल रूप से 3 भागों में, या कह सकते हैं कि 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो पहला है वो है इसके उत्तर का पूरा जो ये पर्वतीय क्षेत्र है। ये क्या है कि सबसे जो उत्तर में जो इसका उत्तर वाला भाग है, यानी जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, और ये मूल रूप से क्या है कि हिमालय पर्वतमाला का ही भाग है। यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारे आपको सर्वोच्च चोटियाँ देखने को मिलेंगी, और विश्व में जो सबसे ऊंचाई वाली जो चोटियाँ हैं उनमें से सर्वाधिक यहीं पर आपको देखने को मिल सकती है। यही नहीं, अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें कि मानव निवास के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ की जो जलवायु है वो मानव निवास के दृष्टिकोण से पूरी तरह से प्रतिकूल है। इसी कारण से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जनघनत्व 9 के बराबर है, लेकिन विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले जो पर्वतारोही हैं उनके लिए ये जो क्षेत्र है वो आकर्षण का केंद्र बना रहता है। तो इस कारण से क्या है कि ये महत्वपूर्ण है। और सालों भर आप देखेंगे तो यहाँ पर विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों से जो पर्वतारोही है वो यहाँ पर आते हैं और पर्वतारोहण करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो मध्य वाला क्षेत्र है, ये जो मध्य वाला क्षेत्र है ये क्या है कि नेपाल का जो कुल भूभाग है उसका लगभग 60 से लेकर 65 जो प्रतिशत क्षेत्र है वो इसके मध्य वाला भाग है, जिसको मूल रूप से अगर हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं या घाटी क्षेत्र बोलते हैं। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो आबादी है वो काफ़ी सघन नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि यहाँ पर सामान्य स्तर पे जनघनत्व देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी आबादी कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है। जैसे अगर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये काठमांडू इसकी राजधानी है, और इसी के अगर हम दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर काठमांडू वैली देखने को मिलेगी। तो इस घाटी के आसपास जो जनसंख्या घनत्व है वो काफ़ी अधिक है। और यहीं पर आप देख रहे हैं कि काठमांडू जो राजधानी शहर है वो इस मध्य वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर अवस्थित है। अब थोड़ा सा अगर हम बात कर लें कि जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो नेपाल के इस राजधानी काठमांडू को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और इसकी जो मूल अवस्थिति है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो बागमती नदी है उसके उत्तर में ही ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कौन सी नदी आपको देखने को मिल रही है तो बागमती नदी देखने को मिलती है, उसके उत्तर में है। और यहीं पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो बागमती नदी के बाद यहाँ पर दूसरा जो है वो काठमांडू घाटी है। तो काठमांडू घाटी के उत्तर पश्चिम में, तो इधर अगर आप देखेंगे तो काठमांडू वैली देखने को मिलेगी, और उसके उत्तर पश्चिम में यह सिटी आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ की राजधानी है,
दूसरी अगर बात करें तो इसको नेपाल हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो नेपाल का ये सबसे बड़ा शहर है, सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ऐतिहासिक, आर्थिक, अगर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। इस कारण से ये लगातार चर्चा में भी बना रहता है। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में आएंगे तो जो महत्वपूर्ण पर्वत आपको देखने को मिलेंगे उनमें क्या है कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है महाभारत श्रेणी। ये देखिए, आपको महाभारत रेंज देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाभारत श्रेणी। ये मूल रूप से क्या है कि लेसर हिमालय का ही पार्ट है, यानी लघु हिमालय का ये भाग है। और यहीं पर क्या है कि इसी क्षेत्र के समीप आपको काठमांडू वैली भी देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ का कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर आएंगे तो एक और आपको महत्वपूर्ण लोकेशन देखने को मिलेगा, वो है चूरिया हिल्स। ये देखिए, ये चूरिया हिल्स है और ये किसका भाग है, तो ये शिवालिक जो रेंज है उसका ये पार्ट है। तो ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण भाग है। और चूरिया हिल्स में आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि सघन वन आपको देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में क्या है कि जीन पुल और वन संरक्षण के प्रयास बड़े स्तर पे किए जा रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि जो चूरिया हिल्स है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं नेपाल के तीसरे भौगोलिक क्षेत्र की। ये क्या है कि आपको जो सबसे उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है, उसके मध्य में पहाड़ी या जो घाटी क्षेत्र है, और उसके दक्षिण में ये आपको देखने को मिलेगा जो सबसे दक्षिण में है ये वाला क्षेत्र। इसी को तराई क्षेत्र या यहाँ का तराई मैदान कहते हैं। इस क्षेत्र की बात करें तो ये लगभग क्या है कि नेपाल के समानांतर फैला हुआ है। और इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो ये अपेक्षाकृत क्या है, ये प्लेन है, ये समतल है। और यही नहीं, समतल होने के साथ ही क्या है, यहाँ पर बहुत सारे जो अनाज फसल है उसका उत्पादन नेपाल में किया जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि नेपाल के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा पहले ही हमने बताया कि जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारे पर्वतीय चोटियाँ देखने को मिलती हैं। अगर उनकी हम बात करें तो यहाँ पर सर्वोच्च जो पर्वत चोटियाँ हैं, जैसे अगर हम बात करें तो यहीं पर आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगा जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यहीं पर आएंगे तो आपको मकालू देखने को मिलेगा, लोत्से देखने को मिलेगा, माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर मंसालू देखने को मिलेगा, धौलागिरी देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतीय चोटी है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो नेपाल के सबसे उत्तर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर ये चोटियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेपाल में कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो प्रवाहित होती हैं, तो देखिए यहाँ पर एक नदी आपको देखने को मिलेगी महाकाली, जिसको काली या कहें तो शारदा भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कर्णाली आपको देखने को मिल सकती है, काली गंडकी देखने को मिल सकती है, नारायणी नदी का अपवाह क्षेत्र भी नेपाल में देखने को मिलता है। और अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि जो सुनकोशी नदी है, जिसको सोने की नदी भी कहा जाता है, जिसमें से बड़े स्तर पे प्लास्टिक को निकाला गया है, जिसके कारण से इस नदी की चर्चा हो रही थी। तो इस नदी का भी प्रवाह क्या होता है, नेपाल में होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक अरुण नदी है, या फिर कहें तो इसके पूरब में तामूर जो नदी है उसका भी अपवाह नेपाल में आप देख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेपाल में कुछ नेशनल पार्क भी हैं। जैसे अगर बात करें तो अन्नपूर्णा जो कंजर्वेशन एरिया है ये नेपाल के मध्य उत्तर में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसके पूरब में आएंगे तो लान तांग जो नेशनल पार्क है ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर पूरब में बढ़ेंगे तो यहीं पर सागर माथा जो नेशनल पार्क है इसका, अगर इसके पूरब में जाएंगे तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट के थोड़ा सा पश्चिम में आएंगे तो वहीं पर ये सागर माथा जो नेशनल पार्क है ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर नेपाल के दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर रॉयल जो चितवन नेशनल पार्क है वो आपको देखने को मिलेगा। और पश्चिम भाग में आएंगे तो यहाँ पर रॉयल जो बर्दिया नेशनल पार्क है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ के कौन से महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत नेपाल विवादित क्षेत्र काला पानी की, तो ये विवाद
क्या है और ये विवादित क्षेत्र कहाँ पर है। तो अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ये जो काला पानी जो क्षेत्र है ये आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल सकता है और वर्तमान में इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है, लेकिन नेपाल इस पर दावा करता है। और इसी क्रम में नेपाल ने वर्ष 2020 में इससे जुड़ा हुआ एक मैप रिलीज किया था और इस कारण से ये जो डिस्प्यूट है ये फिर से चर्चा में आ गया। नेपाल का जो दावा है वो पूरी तरह से ऐतिहासिक घटनाक्रम और मानचित्र संबंधित जो कारण है उन पर आधारित है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए तो वर्ष 1814 और 16 में जो गोरखा एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था, इस युद्ध के दौरान दोनों के बीच में एक सुगौली संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने काली नदी के पूरब का जो क्षेत्र है उसको नेपाल का मान लिया था। और इसी कारण से आज भी क्या है कि जो नेपाल है वो इस काली नदी के पूरब का जो क्षेत्र है उसको अपना दावा कर रहा है। लेकिन भारत का ये कहना है कि जो नेपाल नदी है उसके पूरब का जो भाग है वो काला पानी से है। लेकिन इसी को लेकर क्या है कि दोनों देशों के बीच में ये विवाद है और विवाद मूल रूप से कहाँ पर है तो नदी के उद्गम क्षेत्र से। क्योंकि यदि नेपाल मानता है कि यहाँ पर जो लिम्पियाधुरा जो पास है यहाँ से काली नदी का उद्गम हो रहा है तो यहाँ से जो पूरब का पूरा क्षेत्र है वो नेपाल का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भारत है, भारत का ये कहना है कि जो काली नदी है वो उसका जो क्षेत्र है वो काला पानी से है, जिसका नाम भी क्या है कि यहाँ पर काला पानी से जुड़ा हुआ है और काली नदी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो पूरब का क्षेत्र है वो नेपाल का है। लेकिन इससे संबंधित अगर हम बात करें तो नेपाल ने एक ट्रायंगुलर रीजन का मैप जारी किया था, जिसमें लिम्पियू धारा से लेकर काले पानी और लिपू लेक के बीच में ये जो पूरा त्रिभुजाकार क्षेत्र है इस पर अपना दावा प्रस्तुत किया था। और इसी कारण से क्या है कि भारत और नेपाल के बीच में अक्सर गतिरोध देखने को मिलते हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पर वर्तमान में जो नियंत्रण है वो भारत का है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जो लिपू लेक है ये पहले इस पर नेपाल का अधिकार था, लेकिन जब 1962 का युद्ध हुआ उस दौरान यहाँ की जो नाजुकता है उसको ध्यान में रखते हुए जो नेपाल के शासक थे, तत्कालीन शासक ने इसको क्या है कि भारत को सौंप दिया। और तब से क्या है कि ये जो पूरा लिपू लेक क्षेत्र है ये भी क्या है कि ये भारत के नियंत्रण में बना हुआ है। तो ये हमने देख लिया। आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है तो नेपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है काला पानी क्षेत्र का नाम काली नदी से लिया गया है। दूसरा है काला पानी उत्तराखंड के चमोली जिले के पूर्वी छोर में अवस्थित है। तीसरा है काली नदी को महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है। और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। पहला विकल्प है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 और डी है 2 और 3। तो इस तरह से हमने देख लिया कि नेपाल आजकल चर्चा में क्यों बना हुआ है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस थी उनके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया। तो आज का एपिसोड कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।